welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए, आज हमारे पास टॉपिक है अरेनियस इक्वेशन, है ना। आरेनियस ने रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को डायरेक्ट रिलेट कर दिया है। तो पहला सवाल बिना सोचे समझे कोई पूछ ले कि केपी और केसी की वैल्यू डिपेंड्स ओनली एंड ओनली, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड्स ओनली एंड ओनली, तो आंसर लिख देना टेम्परेचर। ना तो कंसंट्रेशन का फर्क पड़ना है, ना प्रेशर का फर्क पड़ना है। केपी केसी में उलझ जाओगे तो मिलेगा अच्छा केपी प्रेशर से रिलेट कर रहा है, केसी कंसंट्रेशन से रिलेट कर रहा है, नहीं, वो तो रेशियो है ना। तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है तो केसी, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है तो केपी, और अदरवाइज रेट कांस्टेंट तो है ही। तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक चीज टेम्परेचर, वो फैक्टर जिसे मैं चेंज कर दूं और ये लोग चेंज हो जाए, रेट कांस्टेंट बदल जाए, तो आंसर है टेम्परेचर। सीधी सी बात है ना। कुछ पढ़े नहीं पढ़े, बस ये आंसर आपका तैयार है। एक क्वेश्चन तैयार है, 4 नंबर पक्के, और गलत करके आओगे तो फिर 5 पक्के। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आरेनियस इक्वेशन। उससे पहले हम पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। आपकी रिएक्शन की स्पीड टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है। तो देखो, हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो बच्चों, मेरे पास एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आयोडीन गैस से कराओ। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आयोडीन गैस से करा लेती हूँ, तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन H2 से रिएक्ट करेगा, HI बनेगा, है ना। लेकिन हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, हमारे पास कुछ थियरीज है, उन थियरीज के अकॉर्डिंग चलो। तो अरेनियस कहता है कि भाई देखो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इट इज एंडोथर्मिक। मतलब गाड़ी को एक बार स्टार्ट करने के लिए धक्का तो देना ही है ना, एक बार तो वो पावर खींचेगी। तो आपको कोई भी रिएक्शन करानी है, एक बार आपको हीट तो करना पड़ेगा, एक नॉर्मल टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो डबल हीट रिलीज कर दे, ट्रिपल कर ले, भले वो एक्सोथर्मिक है, और एंडो है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, वो एक अलग चीज है। पर कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मुझे टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, चलो एक जनरल बात है। फिर इसका कहना है कि एक रिएक्शन में सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते। मान लो सिलेंडर में 1000 मॉलिक्यूल भरे हुए H2 के और 1000 मॉलिक्यूल भरे हुए I2 के, तो 1000 के 1000 आपस में नहीं टकराने वाले, है ना। कुछ ही मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक प्रॉपर एनर्जी है, दूसरे नॉर्मल मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा एनर्जी है, वही रिएक्ट करते हैं। तो 1000 में से मान लो 40-50 रिएक्ट कर रहे हैं, या 400-500 रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिनके पास नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी है, वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। और एक्टिव मॉलिक्यूल्स की खास बात है कि दे हैव हायर एनर्जी देन अदर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई ठीक, एक रिएक्शन में 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, कुछ एक पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, अब ये ज्यादा एनर्जी जो है, जो उनको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास अवेलेबल है ना, वो कन्वर्ट करवा रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी या ई। फिर इनका मानना है कि भाई डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं होती, यूं नहीं H2I2 से टकराया और एक रिएक्शन हो गई, नहीं। पहले क्या होता है, तो भाई पहले पुराने मॉलिक्यूल में अपने बॉन्ड्स में लूजनिंग, इनके बॉन्ड ढीले पड़ते हैं, है ना। तो H और H का बॉन्ड लूज हो जाएगा, I और I का बॉन्ड लूज हो जाएगा, H और I सोचेंगे चलो अपन नया बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये नया बॉन्ड बनाएंगे, तो पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, नए रिश्ते बनने लगते हैं। तो बहुत अनसर्टन कंडीशन है, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे क्या बच्चों, है ना। ये क्या है, बीच की स्टेट है, इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो इस स्टेट पे ये लूजली बॉन्डेड स्पीशीज जो बनी है बच्चे, उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इस स्टेट पे जैसे H2I2 से टकराया तो डायरेक्ट HI नहीं बनेगा, है ना। ये अपने पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बारे में सोचेंगे, नए बॉन्ड्स को बनाने के बारे में सोचेंगे। एक ढीले ढाले बॉन्ड से बनी हुई स्पीशीज है जिसे मैं कहती हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पहुंचना, इस अचीवमेंट को ही क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में जरूर अगर नया बॉन्ड आपका मजबूत है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, स्पॉन्टेनियस है, तो आंसर आपका आ जाएगा HI। क्लियर है। तो हम कहेंगे ओके, मतलब रिएक्शन सीधी नहीं होती है। तो सीधी नहीं होती है तो मैं तुम्हें कहूंगी लो ग्राफ से समझाओ बेटा,
है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम ऐसा करो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी का ग्राफ दो थोड़ा सा, ठीक है भाई, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में ग्राफ दे देते हैं। तो हम तो सीधा ही कह रहे हैं कि रिएक्टेंट आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं, एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ रिएक्टेंट है ना, तो मैंने सीधी लाइन तो बनाई नहीं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बना लो, नहीं, है ना, ये प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने इनके बीच में एक बैरियर बनाया है। ये एनर्जी का जो बैरियर है, भाई तेरे पास इतनी एनर्जी है कि तू यहाँ जा पाए तब तो तू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो बेटर है वापस इधर आ जा। तो बच्चों ये जो एनर्जी बैरियर है, भाई मुझे इतनी एनर्जी तो सप्लाई करनी ही पड़ेगी ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ, है ना। तो ये जो सप्लाइड एनर्जी है, ये जो हमारा खर्चा है, ये है ई, है ना बेटा। ये मतलब तो मैं कहूँगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में, कंप्लीटली नहीं डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। कंप्लीटली तो डिपेंड नहीं, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है ना, खत्म हो गई तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे आप 12th में हो और नीट में जाना चाहते हो, आप 12th में हो 13 में जाना चाहते हो, आप 12th में हो जेई का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो या सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे आना चाहते हो, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप वहां तक पहुंच गए और वो पासिंग मार्क्स क्रॉस कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पे आ गए, और वो पासिंग मार्क्स क्रॉस नहीं करा तो फिर वापस 12th तो है ही, हर साल होता है कि नहीं। तो फिर रिएक्टेंट कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ जो ये बनती है स्पीशीज, ये वही है ढीले ढाले बंदों वाली स्पीशीज है जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये जो स्टेट है ना बेटा, ये स्टेट जो है दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब मैं कहूँगी भाई इतनी एनर्जी तुम सप्लाई कर दो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही जाएगा, और ना कर पाए तो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे चलो यह सिंपल सी बात है। तो अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो टू दी पॉइंट्स पढ़ना, नोट्स बनाना, है ना, एज इट इज आपको लिखना है। मैंने बहुत छान के है ना, बहुत ना टू दी पॉइंट नोट्स लिखे हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में आपको सारे नोट्स, सारे क्लास पीडीएफ विद क्विज, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद क्वेश्चन बैंक, विद एनसीईआरटी सोल्यूशन सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। तो देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिला कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। चाहे मेरी रिएक्शन एक्सो हो चाहे मेरी रिएक्शन एंडो हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको ये नहीं सोचना अच्छा एक्सो में तो हीट रिलीज होती है ना, तो लो टेम्परेचर सही है, रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे ही कराना है। पर एक्सो है ना, हीट रिलीज करेगा तो कराना ही क्यों है, टेम्परेचर देना ही क्यों है। तो हम कहेंगे नहीं, पुश बटन तो देना ही पड़ेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ हीट तो देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। फिर अरेनियस आपको कुछ पॉइंट दे रहा है और आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो टेम्परेचर के साथ साथ स्पीड कैसे बदलती है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये अरेनियस के पॉइंट्स है बच्चों, पॉस्टुलेट्स है। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक पार्ट, ओनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट, ठीक है। मैंने कहा था 1000 मॉलिक्यूल है तो 1000 के 1000 तो पार्टिसिपेट करने नहीं है, कुछ एक ही पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी एनर्जी दूसरों से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, है ना। मान लो नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो 25 के 25 लाख तो सेलेक्ट होने नहीं है, कुछ ही सिलेक्ट होंगे, है ना। मैं कहूँ 1 लाख से भी कम सिलेक्ट होंगे, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज से बात करो 50,000 ही सिलेक्ट होंगे, तो 25 लाख एक्टिव नहीं है। एक्टिव तो मैं कहूँगी चलो जो क्वालिफाई है उनको मान लेते हैं, क्वालिफाई है वो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक प्रॉपर लेवल तक वो पहुँच जाते हैं, कोशिश करते हैं पहुँच जाऊँ, है ना। अब उनमें दूसरों के कंपैरेटिवली कुछ तो अलग है, तो तैयारी ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है ना, मेहनत ज़्यादा है, हार्ड वर्क ज़्यादा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे। सिमिलरली इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, भाई मॉलिक्यूल्स है, गैस है, तो इनके पास एनर्जी के अलावा कुछ है नहीं, तो इनकी एनर्जी दूसरों की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव हायर एनर्जी देन अदर सिंपल मॉलिक्यूल्स।
अब इनकी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी तो हम कहेंगे बिल्कुल। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली हायर होती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? तो हम कहेंगे ओके चलो इनकी एनर्जी एक्स्ट्रा है, एक्टिवेशन एनर्जी। लाए कहां से? तो एक दूसरे से टकरा के। Generally, gas molecules collide with each other to achieve this activation energy. Molecule जैसे एक दूसरे से टकराएंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है या इनकी खुद की एनर्जी बढ़ती है और ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लॉस हो जाता है तो नॉर्मल मॉलिक्यूल से। गैस मॉलिक्यूल कभी रेस्ट में तो होगा नहीं कि बैठ गया, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अब तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, इसलिए रिएक्शन की स्पीड भी क्या होती है? बढ़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के पास है, जो मॉलिक्यूल के पास है, जो स्ट्राइक कर करके कोलाइड कर करके अपनी एनर्जी क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे। अगर मैं गर्म कर दूं तो टकरे और बढ़ जाएंगी, और टकरे बढ़ेगी तो और एक्टिव हो जाएंगे, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, इनके पास जो अवेलेबल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है, रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, when active molecules collide with each other they form loosely bonded species which is called activated complex। और ये जो स्टेट है उस स्टेट को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। तो हमने पढ़ा था। ठीक है, आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि भाई यहां से यहां तो जाना ही है। अब ये ग्राफ हायर भी हो सकता है, ये लोअर भी हो सकता है, ये और लोअर हो सकता है, पर जीरो तो नहीं होगा ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो तो नहीं होगी। भाई मुझे क्या करना है? एक बैरियर को क्रॉस करना है। अब बैरियर ऊंचा हो सकता है, बैरियर नीचा हो सकता है, फ्लैट तो नहीं है। तो हम कहेंगे नहीं फ्लैट तो नहीं है, कुछ ना कुछ बैरियर तो होगा, तो कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जीरो तो नहीं होगा। देन एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा है तो बच्चे जितना बैरियर ऊंचा है ना, उतनी मुझे तो तकलीफ होगी, है ना। यहाँ पार करना मुश्किल है कि नहीं। लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो पार करना क्या है? इजी है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो फिर कम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर पाएंगे, स्पीड कम रहेगी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लेसर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी से ही तो हम पता लगा पाएंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। अब ये कैसे? तो देखो इसको एक ग्राफ से समझाती हूँ, है ना, कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसको समझाओ। तो अरेनियस कहता है कि देखो आपने एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ग्राफ बना दो। तो हम कहेंगे ठीक है, ये लो, है ना। मैंने आपको कहा था भाई देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट को मैं इतनी एनर्जी सप्लाई करूं कि ये यहां पहुंच जाए, फिर तो आगे चला जाएगा। तो ये जो मैं सप्लाई कर रही हूं ना बेटा, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब हर रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चले ऐसा थोड़ा ना है, फॉरवर्ड भी होती है, बैकवर्ड भी होती है। तो हम कहेंगे हाँ। तो ये जो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, सिर्फ यहाँ तक, रिएक्टेंट यहाँ तक पहुँच गया, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का। और यहाँ से नीचे उतर रहे हो वापस, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन का। अब मैंने तो सेम बनाया, हर बार सेम थोड़ा ना आ सकता है, ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है। ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता था कि ये फॉरवर्ड ज़्यादा हो और ये बैकवर्ड कम हो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और बेटा ग्राफ तो है ना, वो ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है। पॉसिबल तो दोनों है। अब तो मैं कहूँगी ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। क्या बच्चे? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड के डिफरेंस को डेल्टा एच बोलते हैं। और डेल्टा एच क्या है? तो मैं कहूँगी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो भाई यहाँ तो बराबर है, तो ये रिएक्शन ना एक्सो है ना एंडो है। लेकिन यहाँ देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं सप्लाई कर रही हूँ वो तो काफ़ी ज़्यादा है ना। ई ए फॉरवर्ड तो मुझे ज़्यादा लग रहा है और ई ए बैकवर्ड जो है वो मुझे कम लग रहा है। तो अगर मैं दिमाग नहीं भी लगाऊं तो मैं सोचूंगी जो मैंने दी है वो तो मुझसे ज़्यादा ले लिया, और जब मुझे देने का टाइम आया तो कम दिया, है ना। जब हमसे मांगना था तो इतना ग्राफ ले लिया, इतना ऊंचा, और मिलने का ग्राफ कम आया।
तो मुझसे ही मांगे जा रहे हो, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हो हीट को, और हीट एब्जॉर्ब करने वाली रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होती। तो मैं कहूँगी ग्राफ देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर ऐसा ग्राफ पकड़ में आए तो उसको बता दो भाई ये एंडोथर्मिक है ना। और वैसे भी देखो इस ग्राफ में ई ए फॉरवर्ड ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड है, तो बेटा अगर फॉरवर्ड वैल्यू ज्यादा है बैकवर्ड वैल्यू कम है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो यहाँ इस ग्राफ के हिसाब से डेल्टा एच पॉजिटिव, तो वापस थर्मो में आ जाओ, डेल्टा एच पॉजिटिव ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड प्लस है, तो फिर एंडोथर्मिक हुई ना, तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट में आओ तो देखो यहाँ तो हम कह रहे हैं ई ए फॉरवर्ड तो मुझे लग रहा है कम है, हमसे मांगा तो तुमने कम ही मांगा, लेकिन हमें दिया तो बहुत ज्यादा दे दिया, तो ये ई ए फॉरवर्ड है जो कम है, और ई ए बैकवर्ड जो है वो ज्यादा है, तो ई ए फॉरवर्ड लेसर देन ई ए बैकवर्ड। तो थियरी पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि जो मांगा वो तो कम है और जो मिला वो ज्यादा है, मतलब हीट दिए जा रहे हो, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट रिलीज हो रही है, मतलब ये तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। तो मैं कहूँगी देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये ग्राफ जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। और वैसे ही देख लो ई ए फॉरवर्ड कम है, ई ए बैकवर्ड ज्यादा है, तो आंसर तो नेगेटिव मिलना है। और बच्चा अगर आंसर नेगेटिव मिलना है, डेल्टा एच नेगेटिव, तो एक्सो ही तो होता है। तो यहाँ बात तो सही। तो अगर मुझे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता है ना बच्चे, अगर हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पता है तो हम बता सकते हैं वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बोलो, बात क्लियर है ना। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी भी सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। आप 12 से 13 में या 13 से 14 में डायरेक्ट नहीं जाओगे, उसको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, आपको एग्जाम देना पड़ता है ना। अब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिए तो लेवल क्रॉस हो गया, आगे पहुंच गए, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। अब जब वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करते तो जो टॉप की स्टेट होती है, मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट, वो हाईली अनस्टेबल होती है। वहाँ एनर्जी तो हाईएस्ट है, स्टेट अनस्टेबल है, लूजली बॉन्डेड स्पीशीज है, उसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारी हाईएस्ट एनर्जी वाली स्टेट जब हम एग्जाम में पेपर लिख रहे हैं है ना, तब हम बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन में हैं, तब दिमाग काम नहीं कर रहा है, बस जो आ रहा है फटाफट लिखे जा रहे हैं, अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, अब वो ही डिसाइड करेगा कि आगे जाओगे कि पीछे जाओगे, तो वहां पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फिर हम कहेंगे देख लो भाई, दो तरह की रिएक्शन है, एक एंडो है और एक एक्सो है, तो बता दोगे सारी की सारी बातें, सारे किस्से, है ना। तो जो एग्जाम में दे रहे हो वही तो ये है। तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री लगती है ना, लाइफ का इंसिडेंट पहले होता है, केमिस्ट्री में इंसिडेंट बाद में होता है, सब चीजें मैच करती है। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आता। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो हम कहेंगे चलो एक्सो एंडो का भी तो कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी की बात करी तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो हम बता तो सकते हैं भाई कम से कम एक्सो है कि एंडो है। अब अरीनियस कैसे टेम्परेचर को, एक्टिवेशन एनर्जी को और रेट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो देखो अरीनियस ने एक रिलेशन दिया है, इसे हम बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, आरेनियस इक्वेशन। अब आरेनियस क्या कहता है कि देखो रेट कांस्टेंट के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई बाय आर टी, ये रिलेशन याद कर लो, है ना बेटा। के क्या है, तो के आपका रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ए क्या है, तो ए अरीनियस कांस्टेंट है, आगे जाके ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। ये एक्सपोनेंट है ना, ई की पावर एक्सपोनेंशियल चल रहा है, तो ये उसके पहले का फैक्टर है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है भाई, यही बोल देते हैं चलो। और ई क्या है, तो मैं कहूंगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो आप मांग रहे थे कि भाई इतनी एनर्जी तो दे दो कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर क्या है, तो भाई आर गैस कांस्टेंट। ठीक है, और टी क्या है, तो टी आपका टेम्परेचर।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछे कि नहीं आप तो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन ही लिख दो, तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सबके पास तो एक्टिवेशन एनर्जी थी नहीं, सब अपनी अपनी एनर्जी से ना मूव कर रहे हैं गैस में, तो हम कहेंगे नहीं जिनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो वहां तक पहुंच सकते हैं वही तो एक्टिव है, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो अगर मैं किसी नॉर्मल रिएक्टेंट को सप्लाई कर दूं तो वो शायद उस बैरियर को क्रॉस कर लेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इतनी तो मुझे देनी ही पड़ेगी, इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, तो आप लिखेंगे द एनर्जी नीडेड, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी नीडेड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मांग रहा है आपसे, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर between reactant and product and convert into product। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी बैरियर वो क्रॉस कर ले और प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा है तो इसे हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्लियर, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सप्लाइड वो एनर्जी जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए, ऐसा है तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो हम कहेंगे ओके चलो एक्टिवेशन एनर्जी भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपके पास आता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, तो हम पहले अरेनियस इक्वेशन लिख देते हैं वापस से। तो हम कहेंगे देखो k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए बाय आर। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे भाई, एक्सपोनेंशियली तो चल नहीं सकते, तो हम कहेंगे आप ऐसा करो लॉग ले लो, तो ln k इक्वल्स टू ln a, है ना, फिर लॉग में पावर आगे आ जाती है, ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस e, पावर आगे आ जाएगी तो मैं कहूंगी माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो ln k इक्वल्स टू ln a, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग a और प्लस तो पावर आगे माइनस है ना, तो माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये e कहाँ गया, तो बेटा ln e टू दी बेस e का मतलब log 10 टू दी बेस 10 क्या होता है 1। सिमिलरली ln मतलब नेचुरल लॉग, e का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, चलो नाउ तो मैं कहूंगी मेरे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास सेकेंड है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं आप तो नेचुरल लॉग में नहीं आंसर लाओ, लॉग बेस 10 में लाओ, तो लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 2.303 ले लो, 2.303 लॉग बेस 10 के अगेन 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं, देखो यहां पे भी डिवाइड कर दूं और यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, ये लो, तो मैं नई इक्वेशन में आ जाऊं जो कि कुछ ऐसे है, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। बोलो सीधा पहुंच जाऊं, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए बेस 10 है बेटा, है ना, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो हम कहेंगे बात तो एक ही है बस। तो ये तीन इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, अरेनियस की ग्राफ वगैरह सब इन पे ही बनेगा, न्यूमेरिकल इस पे बनेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, देखो आपको कहा ln k और 1/t में ग्राफ प्लॉट करो या log बेस 10 और 1/t में ग्राफ प्लॉट करो। तो हम रिलेशन के बिना ग्राफ निकालते नहीं है, देखो है ना, ग्राफ कैसे बना है पहले रिलेशन बताओ।
तो हम कहेंगे एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, ई अपॉन आर टी को मैं ऐसे लिख दूं माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। तो बात तो एक ही। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सोचो, ये तुम्हें लेना है एक्स एक्सिस पे, ले लिया मैंने इसको एक्स एक्सिस पे, इसको लेना है वाई एक्सिस पे, ले लिया। तो वाई एक्सिस पे एल एन के हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या हो गया 1 अपॉन टी हो गया। तो वाई है ना इक्वल्स टू ये हो गया एक्स और आगे क्या है एम एक्स। ठीक है, और ये क्या है तो हम कहेंगे सी, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है। तो ये इक्वेशन जो मैथ्स के बच्चे होंगे तो क्लियर है, वाई इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स है, तो माइनस का एम में तो स्लोप नेगेटिव है। और जिनके मैथ्स नहीं है, जिनको थोड़ा ग्राफ का आइडिया नहीं है, वो वैसे ही दिमाग लगाओ। देखो बेटा, अगर है ना मैं कहूँ कि 1 अपॉन टी की वैल्यू 0, टेम्परेचर 0 नहीं कह रही हूँ, 1 अपॉन टी की वैल्यू 0 है, यानी यहाँ पे हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो 1 अपॉन टी की वैल्यू 0 है तो ये सब 0 है। तो एल एन के किसके बराबर है, एल एन ए के। फिर जैसे 1 अपॉन टी बढ़ रहा है तो एल एन ए में से डेटा कम करते चलो, मतलब ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, है ना। अगर 1 अपॉन टी की वैल्यू 0 है यानी यहाँ, तो एल एन के की वैल्यू एल एन ए। तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ना बेटा, ये जो इंटरसेप्ट है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये एल एन ए। और जैसे जैसे 1 अपॉन टी बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटती जाएगी, तो एल एन ए नीचे उतरेगा, तो ये नीचे उतर गया। ठीक है, अब ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, स्लोप होता है ये माइनस का एम, यानी माइनस का ई ए बाय आर। ठीक है, तो ये ग्राफ का स्लोप है माइनस ई ए बाय आर। क्लियर। अब तो मैं कह रही लॉग बेस 10 में है, अब बताओ, क्योंकि न्यूमेरिकल ग्राफ से भी है बच्चे, तो हम कहेंगे ठीक है ग्राफ वाला न्यूमेरिकल है तो ऐसे कर लो। हमारा फॉर्मूला ये भी तो था, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, तो वही हो गया 1 अपॉन टी और लॉग के में ग्राफ खींच लो। 1 अपॉन टी यहाँ 0 है तो लॉग के की हाईएस्ट वैल्यू लॉग ए के बराबर है और धीरे धीरे घटती जाएगी। ग्राफ तो सेम ही आएगा, उससे कई फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बार जो स्लोप है ना बेटा, वो मैं कहना चाह रही हूँ, इस बार जो स्लोप है दैट इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो हम कहेंगे अच्छा, अगर तुम मुझे रेट कांस्टेंट और 1 अपॉन टी में ग्राफ दे दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, पर्टिकुलर टेम्परेचर कि भाई मैं 25 डिग्री पर रिएक्शन कर रहा हूँ, उस टाइम के की वैल्यू इतनी है, तो ग्राफ में बना के और हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ है किसके बीच में, एल एन के और 1 अपॉन टी के बीच में। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम कहेंगे चलो ये भी ठीक है। अब मान लो दो अलग अलग टेम्परेचर की बात करें बच्चे, है ना। अगर मेरे पास दो अलग अलग टेम्परेचर है, भाई आपने ये तो कह दिया कि एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, मान लो ये मेरे पास T1 टेम्परेचर पे, तो बेटा अगर टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट तो सीधा का सीधा T पे डिपेंड करता था, और एन से तो पहले ही कह दिया टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट कांस्टेंट जो है वो के ए की पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। बढ़ाओ घटाओ का कैसे कॉन्सेप्ट बताऊं, देखो के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो 1 अपॉन टी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक्सपोनेंशियली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, और ये लॉग में से आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ कुल मिला के 1 अपॉन टी और के का सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है ना। अगर 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो रही है, मतलब टी घटाओ तो 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये पावर माइनस में है बच्चा, तो ये घटे जा रहा है घटे जा रहा है, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है या घट रहा है, डिपेंड करता है आपका एक और फैक्टर कि रिएक्शन तुम्हारी एक्सो है या एंडो है। वो कौन बताएगा, तो ये ई है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। एक और इक्वेशन लगेगी वेंट ऑफ इक्वेशन, उससे बता देते हैं, है ना। तो उससे कैसे बताएं, तो हम कह रहे ऐसा करते हैं, दो टेम्परेचर ले लेते हैं, एक पे हम नहीं बता पा रहे कि भाई टेम्परेचर के साथ के कैसे चेंज होता है, तो हम दो अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं। मान लो T1 टेम्परेचर है तो रेट कांस्टेंट K1 हो गया, और अब T2 टेम्परेचर पे बात करो
तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट ln K2 ln A और माइनस EA अपॉन R T2। ठीक है भाई, चलो अब क्या करें, देखो अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, आपने T1 टेम्परेचर पे देखा, आपने टेम्परेचर चेंज किया तो रेट कांस्टेंट बदला, एक्टिवेशन एनर्जी वही है। फिर आपने टेम्परेचर बदला तो रेट कांस्टेंट बदला, एक्टिवेशन एनर्जी वही। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। एक्टिव मॉलिक्यूल्स के पास जो ओवरऑल हमने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन तब क्या पढ़ी थी, रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं पढ़ी थी, हमने पढ़ा था उनके पास खुद के पास कितनी एनर्जी है ना भाई, मुझे रिक्वायर्ड तो 100 चाहिए, उनके पास फिलहाल 50 ही, अब उनको मैंने गर्म कर दिया तो उनकी एनर्जी 50 से 60 हो गई, हो सकता है 50 से 100 हो गई, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई कि वो हमारे बैरियर को क्रॉस कर जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, यूं मत बोलना नहीं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, उस रिस्पेक्ट में नहीं है ना। देखो फिर मान लो एग्जाम में गलत नहीं करे आओ, थियरी अलग चीज है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी, तो भाई एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, गड़बड़ कर दोगे नहीं तो बच्चों, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज, मतलब उनके पास जो एनर्जी थी वो बढ़ के और ज्यादा हो गई। लेकिन जो आपको चाहिए वो तो फिक्स है ना भाई, मुझे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे ये बैरियर है तो इतनी तो मुझे चाहिए, वो तो फिक्स है, तो बैरियर मेरा फिक्स है। तुम कभी 50 की एनर्जी लाते हो, कभी 60 की लाते हो, कभी 70 की लाते हो, तो मैं कह रही हूँ तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना रिएक्टेंट का, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, जो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी वो भी तो एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ जाएगी, और हो सकता है वो हमारे बैरियर से मैच कर जाए ऐसे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, यूं नहीं तुम उसी को पकड़े इस बात को वहां अप्लाई कर दो और फिर कहोगे नहीं ये तो गलत हो गया, तो गलत तो होगा, कॉन्सेप्ट सही नहीं पकड़ोगे तो। ठीक है, मैथमेटिकली उसने प्रूव करा है, वो चीज देखो क्या है ना। तो हम कहेंगे देखो ये कह रहा है अगर टेम्परेचर T1 रखा तो ये K1 है, और टेम्परेचर T2 रखा तो ये K2 है। तो मैं टेम्परेचर तो मैं बढ़ा रहा हूँ T1 का T2, मतलब T2 ज्यादा रहेगा T1 कम रहेगा, इसमें मत उलझना। अब K1 ज्यादा है कि K2 ज्यादा है वो हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि तो प्रैक्टिकल डेटा है, स्पीड देखनी पड़ेगी रिएक्शन की कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ी तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया होगा, और स्पीड घटी तो रेट कांस्टेंट घट गया होगा। इसलिए हम एक टेम्परेचर से रिलेट नहीं कर पा रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी और उसको, किसको, टेम्परेचर और के को एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे कि बढ़ेगा कि घटेगा, तो कैसे बताएं, डिपेंड्स। ठीक है, अब यहाँ देखो तो हम कहेंगे चलो ln K1 इक्वल्स टू ये और ln K2 इक्वल्स टू ये, तो ये मेरा इक्वेशन 1 है बेटा और ये इक्वेशन 2 है। अब ऐसा करो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 है ln K2, इक्वेशन 1 है ln K1, और ये हो जाएगा ln A माइनस EA अपॉन RT2, इक्वेशन 2। अब माइनस ये करो तो माइनस ln A माइनस EA अपॉन RT1। ठीक है, तो log K2 माइनस log K1, तो log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन B, तो ये हो जाएगा ln K2 बाय K1। अब बेटा ये ln A है ना, और ये हो गया माइनस का ln A, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ln A और ये माइनस का ln A कैंसिल हो गया, और ये है मेरे पास माइनस EA अपॉन RT2, और ये है प्लस का, बाहर माइनस है ना तो अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस का EA अपॉन RT1। ठीक है, अब चेक करो तो हम कहेंगे देखो ln K2 अपॉन K1 है ना, EA अपॉन RT2 माइनस RT1 माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन ये आया ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। पूरा इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि जेई और नीट दोनों में सवाल आ चुका है इस इक्वेशन पे बेस्ड। फिर मान लो भूल जाओ या T1 T2 का ही झंझट हो तो 2 मिनट लगेंगे, इसको कर लेना, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, मैं तो तुम्हें लिख के समझा रही हूँ, उसके 2 मिनट लग रहे हैं, इससे भी कम टाइम में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब तो तुम ऐसा भी तो कह सकते थे ln K2 बाय K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2।
ठीक है, और ln हटा के log बेस 10 करना है तो यहाँ 2.303 कर देना या 2.303 को वहां भेज देना, बात एक ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, अगर मैं ln की जगह यहाँ पे log बेस 10 लेना चाहूँ तो यहाँ 2.303 आएगा, उसको मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो ये आ जाएगा 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 बोलेंगे। क्लियर? तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आरेनियस इक्वेशन का, कोई डाउट नहीं, तो सिंपल ही है यहाँ तक। तो अब देखो, अब इसने कहा कि आप ऐसा करो, आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो हम कैसे बताएं, है ना? तो हम कहेंगे ऐसा करो, टेम्परेचर के साथ के में रिलेशन दे दो। भाई मैं के बढ़ा रही हूँ, सॉरी के तो मैं कम ज़्यादा कर नहीं सकती, मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ या मैं टेम्परेचर कम कर रही हूँ। भाई मेरा रिलेशन तो ये था ना, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, है ना? अब मैं यहाँ फंस गई थी कि भाई टेम्परेचर बताओगे तो मैं काम करूंगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो उससे ये भी तो चेंज हो रहा है ना, रिलेशन तो इसका है ना। तो मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ और इसमें रिलेशन बताओ, क्या ये बढ़ रहा है कि ये घट रहा है, उससे मैं डिसाइड कर लूंगी कि एक्सो है कि एंडो है। ठीक है, बता देते हैं भाई। okay. अब देखो, ग्राफ तो आपको ये दे रहा है ना? ये ग्राफ देख के क्या लग रहा है, तो मैं कहूंगी देखो 1/t बढ़ रहा है, आगे जाओ ना, तो 1/t, तो अगर मैं t बढ़ाऊंगी बेटा तो 1/t तो घटेगा, है ना? और अगर मैं t को कम कर रही हूं तभी तो 1/t बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम करूंगी तो t कम होगा तभी तो 1/t बढ़ेगा। तो हम कहेंगे हाँ सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम करो तो 1/t बढ़ेगा। तो तुम ध्यान से देखो, अगर 1/t बढ़ रहा है तो ln k बढ़ रहा है, मतलब तो मैं कह रही हूँ कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर कम किया तो k बढ़ने लग गया। अब ln k बढ़ रहा है मतलब k बढ़ रहा है, तो यहाँ तो यही लग रहा है 1/t बढ़ने के साथ ln k बढ़ रहा है, इसका मतलब 1/t कब बढ़ेगा, जब t कम करूंगी। तो ये रिलेशन है इस ग्राफ का। टेम्परेचर घटा रही हूं तो k बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है मतलब रेट बढ़ रही, तो टेम्परेचर घटा रही हूँ मतलब उसको हीट की जरूरत नहीं, तो अगर हीट की जरूरत नहीं है तो ये तो एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, है ना बेटा? अगर हीट की जरूरत नहीं है तो ऐसा क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगी तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। सिमिलरली यहां देखो, इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो k बढ़ रहा है, k बढ़ेगा तो ln k तो अपने आप ही बढ़ेगा ना भाई, log 3 की वैल्यू log 2 से तो ज्यादा ही आएगी ना, तो k बढ़ेगा तो ln k बढ़ेगा, है ना? तो मैं कहूंगी ओके, k बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब ये मांग रहा है टेम्परेचर, ये मांग रहा है हीट, तो जो रिएक्शन हीट मांगती है चला के वो तो एंडोथर्मिक होती है। ओके भाई, ये रिएक्शन क्या है, तो भाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है बात, है ना? तो एक रिलेशन था तुम्हारे पास k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इससे तुम कितनी सारी बातों को क्लियर कर सकते हो। के रेट कांस्टेंट है, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अरेनियस कांस्टेंट, और आगे कॉलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगी तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना? 1 सेकंड में 1 लीटर कंटेनर में कितनी कॉलिजन्स हो जाती है रिएक्टेंट के बीच में, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। क्लियर? एक बार शॉर्ट में वापस देखो, अरेनियस ने आपको सीधा सीधा एक रिलेशन दे दिया कि भाई रेट कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है के ए ई ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, मतलब आप यहाँ टेम्परेचर चेंज करते जाओ उसके हिसाब से ये बदलेगा। अब कैसे बदलेगा, तो भाई एक्सपोनेंशियली बदलेगा, है ना? एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ये चीज चेंज होगी। ठीक है ना? अब एक्सो या एंडो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकती, मैं ये नहीं कहूंगी कि देखो टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो 1/t की वैल्यू कम हो गई, ये माइनस में वैल्यू कम हो गई, आगे आएगा और ही कम हो जाए, ऐसा नहीं। वो डिपेंड करेगा एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? एक्टिवेशन या डेल्टा एच पे ले लो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है, क्योंकि देखो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड का आंसर तो डेल्टा एच था, है ना? तो यहाँ ये कौन सा है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तो मुझे डेल्टा एच ले लो,
तो थोड़ी देर बाद में हम इसको डेल्टा एच कर लेंगे। तो भाई अगर रिएक्शन डेल्टा एच पे ही आ गई तो एक्सो है कि एंडो है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वो तो तुम्हारा साइन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप हमें डेल्टा एच का साइन नहीं दोगे। क्लियर है? ठीक है। फिर मैंने कहा चलो लॉग लेके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताओ, तो तुम कहोगे लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है ना? अब ये एक रिलेशन है, ये चेंज करूंगी तो ये कैसे चेंज होता है, ये प्रैक्टिकल डेटा है। ठीक है, मान लेते हैं भाई ये प्रैक्टिकल डेटा है, जो आप करोगे उसके हिसाब से आ जाएगा। फिर हम कहते हैं ऐसा करो, दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लो, T1 T2, तो दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट हो गए, K2 K1, है ना? ए तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हमारे पास रिलेशन आया ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1, T2 हमेशा ज़्यादा रहेगा बच्चों, और T1 T2। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 रिलेशन है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो सवाल कैसे बनते हैं भाई। ये आपका जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। कंसिडर द गिवन प्लॉट्स फॉर ओबेइंग अरेनियस इक्वेशन। अब देखो आपको यहाँ दिया है टेम्परेचर जो है वो 300 से कम है लेकिन 0 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, के एंड ई ए, के आपका रेट कांस्टेंट है, ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। अब आप बताओ कौन सा ग्राफ सही है। पहला ग्राफ के और ई ए के बीच में है, और दूसरा ग्राफ के और टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है, पहला ग्राफ के और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच में, और दूसरा ग्राफ के और टेम्परेचर के बीच में। तो हम कहेंगे ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, के और ये का ग्राफ है, तो मेरे पास तो ये रिलेशन है, के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। टी चेंज करूंगी तो के चेंज होगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो बेटा एक्सपोनेंशियली घट रहा है, के की वैल्यू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी से क्या हो रही, घट रही है ना? लॉग ले लो भली, तुम्हें लग रहा है तो लॉग ले लो। तो देखो लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी के तो एक्सपोनेंशियली घटेगा, तो जैसे जैसे ई ए बढ़ाते जाओगे, देखो माइनस में वैल्यू बढ़ाती जाओगी, मतलब इसमें से माइनस ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये तो घट जाएगा। तो जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है के एक्सपोनेंशियली घट रहा है, तो हम कहेंगे बात तो सही है, ये बढ़ रही है ये घटे जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ तो करेक्ट है, इसमें तो लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ये बढ़ेगा, कि टेम्परेचर घटाऊं तो ये घटेगा, ये मैं नहीं बता सकती जब तक मुझे ये नहीं पता हो कि रिएक्शन एक्सो है कि एंडो। तो कह रहा नहीं वो तो मैं आपको नहीं दूंगा एक्सो एंडो। ठीक है, मत दो भाई। लेकिन आपने ये कुछ आइडिया तो दे दिया कि टेम्परेचर जो है ना वो 0 से ज़्यादा है, 300 से भले ही कम है लेकिन टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है, मतलब रिएक्शन को चालू करने के लिए हीट तो चाहिए। ठीक है, अब एक जनरल डेटा है कि हाँ एक्सो भी चाहिए एंडो भी चाहिए, आपको कैसे पता, तो वो सही है। लेकिन देखो 300 काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो हम उससे भले कम मांग रहे हैं, लेकिन 0 से तो काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। 0 से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर 0 कर दूँ तो के की वैल्यू 0 तो नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, यहाँ पे भी ग्राफ डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन तो है नहीं। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में 0 कर दूं तब भी के की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए हीट चाहिए। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी के की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये साफ डेटा आपको बोल रहा है। क्लियर? तो मैं कहूँगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और ये 0 नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपको ग्राफ जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। ठीक है, तो पहला ग्राफ तो सही है और दूसरा भी इसके हिसाब से तो सही है ना। तो हम कहेंगे तो दोनों ही ठीक लग रहे, तो दोनों ठीक लग रहे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो हम कहेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है ना। पहला ग्राफ आपको रिलेशन से निकालना है, दूसरा ग्राफ आपको यहाँ निकालना है कि ये हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, इससे बताओ कि ये टेम्परेचर तो 300 से ज़्यादा ही मांग रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे पास टेम्परेचर 300 से कम है। ठीक है, तो मतलब हमारी रिएक्शन जो है वो इतनी हीट मांग रही है, तो इतनी हीट मांग रही है यानी एंडोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओ के की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट
द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर A2 plus B2 gives 2AB are 180 and 200। ठीक है, मतलब मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी मेरे पास आ गई, मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये A2 plus B2 है और ये AB है। शुरू में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी तो ये कह रहा है 180 है, ठीक है, किलो जूल है, वो भी किलो जूल ही है, ये 200 है। तो भाई सप्लाई तो आपने कम मांगी है और जो दे रहे हो वो ज़्यादा ही दे रहे हो, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं कहूँगी 20 जो है वो क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन 20 है, डेल्टा H -20 है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, बैकवर्ड ज़्यादा है। फिर आगे क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आगे हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट का रोल क्या है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, ठीक है। अब ये लोअर्स तो करता है, दोनों की कर रहा है, फॉरवर्ड भी कर रहा है, बैकवर्ड भी कर रहा है। 100 किलो जूल से इसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की, मतलब ये ग्राफ ऐसा आ गया। तो भाई आपकी जो पहले 180 थी वो 100 कम हो गई तो 80 हो गई, और ये बैकवर्ड की जो पहले 200 थी ये 100 हो गई, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल बी इन किलो जूल पर मोल। तो सारा डेटा किलो जूल पर मोल गई। तो मेरा तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला यही था, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। अब पहले फॉरवर्ड 180 थी, फिर 100 कम हो गई तो 80 हो गई, और बैकवर्ड पहले 200 थी, फिर 100 कम हो गई तो 100 हो गई। तो मेरा आंसर तो माइनस आ रहा है 20 किलो जूल पर मोल। तो मैं कहूँगी ठीक है, क्या फर्क पड़ा, दोनों की 100 कम हुई तो आंसर 20 है ना। अब माइनस में नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप तो चेंज पूछ रहे हो, एंथैल्पी चेंज, तो चेंज मतलब 20 का डिफरेंस आया, अब निकली यहाँ एब्जॉर्ब हुई तो इसने साइन तो पूछा नहीं है, तो फिलहाल आंसर क्या रहेगा 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है बच्चों। ये EEE 2007 का सवाल है। नेक्स्ट देखो, ये JEE मेंस 2012 का क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम। एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट यानी कि K1 और K2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको T1 और T2 पे K1 K2 दिया है, तो रिलेशन, तो हमने रिलेशन पढ़ा तो था, है ना, हम तो याद कर लिया था, रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला था, क्या था, ln K2 by K1 इक्वल्स टू E अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यानी T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ज़्यादा होना चाहिए बस। तो अब रिलेशन डायरेक्ट ढूंढ लो, तो माइनस तो क्यों ही ले रहे हो, तो माइनस है ही नहीं हमारे फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला सीधा ये है, देखो ln K2 by K1 EA by R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, सीधा एनसीईआरटी का फॉर्मूला ही पूछ लिया, है ना, 2012 के अंदर। देखो नेक्स्ट देखो, नीट 2013 में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट रेट्स डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बच्चे, रेट डबल हो गई, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, रेट डबल, रेट क्वाड्रपल्स, है ना, इसका मतलब K2 by K1 की वैल्यू दो, डबल है तो 2 रखो, एनसीईआरटी में क्वाड्रपल है तो 4 रख लेना, ठीक है। अब पहले टेम्परेचर, पहले कम होता है बाद में बढ़ा के तो देख रहे हैं हम, तो पहले टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 293 केल्विन, और बाद में टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 308 केल्विन, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी, आपको अपना फॉर्मूला याद है, log K2 by K1 यानी log 2 इक्वल्स टू EA 2.303, R की वैल्यू 8.314, T2 माइनस T1 308 माइनस 293 अपॉन 308 इंटू 293, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, बन तो जाएगा। log 2 तुम्हारा 0.3010, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेना 0.693, इसी चैप्टर में पढ़ा है, 8.314, 308 और 293 का डिफरेंस 7 और 8 15, तो यहाँ 15, यहाँ 308, यहाँ 293, बस क्या ही दिक्कत है, चलो ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर जो हो 35,000 के आसपास आएगा। तो 35,000 जूल
यानी 35 किलो जूल। ठीक है, तो 35 किलो जूल बिल्कुल आसपास आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर आपका बैठ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ एंजाइम्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम स्पीड अप करेगा, इसको हम पढ़ेंगे वैसे तो एंजाइम क्या करता है, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, एंजाइम का काम है उस बैरियर को नीचे कर देना, एनर्जी बैरियर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मुझे क्रॉस करना था, है ना, सीधी सी बात है, आपके कट ऑफ को कम कर देना। जैसे इस बार नीट का कट ऑफ आपका 640 जा रहा है, तो अगले साल ये कट ऑफ कम कर दे, मान लो 600 कर दे, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो एंजाइम क्या करता है, कट ऑफ को कम कर देता है, बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो स्पीड अपने आप अप हो जाती है। तो क्या लिखूं मैं, लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्योंकि इसको स्पीड बढ़ानी है। ऐसा भी आ सकता था क्या ना, इनहिबिटर्स बताओ, एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो स्पीड को कम कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे। फिलहाल तो ये स्पीड बढ़ाना चाहता है तो बैरियर को कम कर देगा। क्लियर है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे तुम्हारे आज के अरीनियस इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अरीनियस इक्वेशन, है ना, और नीट और जे मेंस दोनों के क्वेश्चन मिला के। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहते हो, मतलब तुम वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम्हारी हेल्प हो रही है। तो जब हेल्प होती है तो लाइक बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। क्लास पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ सारा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, है ना। प्लेलिस्ट में डाल दूंगी इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको आई बटन में भी मिल जाएगी। आप आराम से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। अब चैप्टर एंड पे 1 या 2 लेक्चर बाकी है, जिसमें भी आपको नीट और जेई की और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेने, है ना। थियरी में कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक बाकी है, जिसको हम ले लेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।